नमस्कार मित्रों। प्रयाग शुक्ल जी पर चल रहे एकाग्र की यह 15वीं कड़ी है और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस कड़ी में हमारे साथ हमारे देश के जाने पहचाने शिल्पकार जुड़े हुए हैं। मदन लाल जी। मदन लाल जी लंबे समय से शिल्प के निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं। शिल्प को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी रहे हैं और 3 वर्षों तक शिल्प कला के क्षेत्र में जापान भी रह चुके हैं और जब तब वहां जाना होता है। प्रयाग शुक्ल जी के साथ इनका सुदीर्घ सानिध्य है और प्रयाग जी लगातार इनके कामों पर लिखते रहे हैं। कैटलॉग और कई शिल्पों के नाम आदि देने को लेकर ऐसी कई चीजें हैं जिनसे प्रयाग शुक्ल जुड़े हुए हैं। ऐसे में आज मदन लाल जी 2 भूमिकाओं में हमारे साथ होंगे। एक तो स्वयं कलाकार के रूप में कला को लेकर अपनी बातें रखेंगे, अपने शिल्प पर भी कुछ चर्चा करेंगे और बतौर कला समीक्षक वे प्रयाग शुक्ल को किस तरह देखते हैं इसकी भी बात करेंगे। देश के जो अन्य कला समीक्षक हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, अन्य भारतीय भाषाओं में, उसके बीच प्रयाग शुक्ल जी के कार्यों का मूल्यांकन भी करेंगे और विभिन्न कला क्षेत्रों में प्रयाग जी ने किस तरह से एक एक कर अपने काम को आगे लाया है इस पर भी बात करेंगे। तो आइए मित्रों, हम मदन लाल जी का इस मंच पर स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपनी बात आरंभ करें। मदन लाल जी, आपका हार्दिक स्वागत। सर्वप्रथम तो यहीं से शुरू किया जाए कि किस तरह आपकी अपनी यात्रा रही बतौर कलाकार और उस कला यात्रा में आप प्रयाग जी से कब और कहाँ मिलते हैं। मदन जी। जी नमस्कार। मैं मदन लाल, रहने वाला तो मैं आजमगढ़ जिला के लालगंज क्षेत्र का हूँ और मेरी जो कला की बेसिक शिक्षा हुई बीएफए की वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ। 73 से लेकर के 75 तक, 78 तक। सौभाग्य था कि जैसा कि लोग सोचते हैं कि मूर्ति कला जो है एक कठिन विधा है, इसका कोई भविष्य नहीं है। ऐसी विधा को चुनने के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन मुझे शायद मैं इसको सौभाग्य मानता हूँ कि बहुत कठिन परिस्थिति होने के बावजूद भी मुझे मूर्ति कला पढ़ने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला। और इसका सबसे बड़ा कारण अगर हम बोले तो इस क्षेत्र में जो मेरे पहले परम गुरु स्वर्गीय राम छापार थे, वो इसके मार्गदर्शक थे। 78 तक यहाँ पढ़ने के बाद मैं बड़ौदा गया और बड़ौदा में जब मैं दाखिला लेने वाला था तो उसके पहले ही मेरी एक कला प्रदर्शनी जो है 79 में त्रिवेणी गैलरी नई दिल्ली में आयोजित होने वाली थी और मैं जनवरी में वहाँ पहुँचता हूँ और अप्रैल में मेरा प्रदर्शनी है। 3 महीने की चुनौती थी और मुझे नया काम वहाँ प्रदर्शित करना था, क्योंकि उसके पहले मैं 78 में कलकत्ता, शांतिनिकेतन, लखनऊ और कानपुर में अपने ब्रोंज
और आयरन के स्कल्पचर को प्रदर्शित कर चुका था और मेरी इच्छा थी कि उसको पुनः जो है दिल्ली में नहीं प्रदर्शित करूँ। इस कारण मेरे लिए चुनौती थी कि मैं काम किस माध्यम में करूँ। यह एक कठिन समय होता है जब किसी भी कलाकार के लिए अपने माध्यम का चुनाव करना पड़ता है, और वैसे भी मूर्ति शिल्प के लिए तो सबसे बड़ा, क्योंकि चित्रकला में मतलब कई तरह के माध्यम हैं, रेखांकन है या प्रिंट मेकिंग है, एक्रेलिक है, वाटर कलर्स हैं, आयल्स है। आप चुन करके 2D ही कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो आपको एक सॉलिड ठोस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। मैं ज़्यादातर लोग जानते भी हैं कि मूर्तिकार, एक बार ऐसे ही चर्चा हो रही थी तो मिसेज हीरा चौधरी जो मेरी माँ हैं, उन्होंने कहा कि मूर्ति कला को पढ़ने के लिए 2 लोग ही आते हैं, या तो वो अत्यंत ही गरीब होते हैं या वो अत्यंत ही अमीर होते हैं। तो उसी संदर्भ में मैं कहूँ कि मैं बड़ौदा जब पहुंचा तो मेरे लिए ये एक बड़ा बात था। तो मैं वहाँ पर बड़ौदा में सड़क उड़क से इधर उधर से कहीं से पड़ी हुई ईंटें को इकट्ठा करना शुरू किया, जिसका आइडिया कि मुझे बनारस में ही मिला था कि मैं जाकर के बड़ौदा में ईंट में शिल्प की रचना करूंगा। जब मैं वहाँ गया और बड़ौदा में जब मैंने काम ईंट का माध्यम बना करके सुनना शुरू किया, तो थोड़ी बड़ौदा एक देश का सबसे माना जाना एक संस्थान है कला का, समकालीन कला का। मैं समझता हूँ कि शायद उसको अभी तक कोई छू नहीं पाया है, और उसकी हैसियत अपने आप में बहुत बड़ी है। ये तो प्रभाव मेरे ऊपर भी बहुत बड़ा पड़ा था, लेकिन वहाँ पर टिकना भी और अपने आप को स्थापित करना भी उतना ही कठिन होता है। और जब मैं वहाँ पर ईंट माध्यम में काम करना शुरू किया, तो मुझे रोज आना प्रतिदिन अपने मित्रों से, छात्रों जो हमारे क्लासमेट्स थे या जूनियर थे या सीनियर थे, बहुत कहते थे ये ईंट में भी कोई आर्ट बनता है क्या। और भी लोग कहते थे, कहीं कहीं देखता था कि इसमें कुछ टीचर्स भी इसको लेकर के उतने नाखुश दिखते थे। नाखुश नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनको भी कुछ अटपटा लगता था। ये बनारस से आया है तो क्या इसको ईटा ही मिला है जो बड़ौदा में करने वाला है, जबकि बड़ौदा में क्या पूरे हिंदुस्तान में उस समय किसी ने भी ईट में स्कल्पचर नहीं किया था। खैर मैंने प्रारंभ किया। एक दिन मैं रोज काम करता था, सौभाग्य से नसरीन मोहम्मदी जी जो मेरी बहुत ही प्रिय वहाँ की एक टीचर थी, और वो चित्रकला विभाग की अध्यापिका थी। तो उन्होंने पूछा तुम बनारस से आए हो, राम छात्र के स्टूडेंट हो, क्या करते हो, मुझे तुमसे कुछ जानना है, तुम यहाँ क्या करते हो, तुम अपने बारे में बताओ। है मैडम कुछ नहीं, बस आया हुआ हूँ, मैं भी यहाँ सीखने के लिए आया हूँ आप लोगों के सानिध्य में। नहीं मुझे कुछ दिखाओ तुम क्या करते हो। उन्होंने बहुत जिद किया तो मैं उन्हें अपना काम दिखाने के लिए ले लिया, लेकिन मैं डरता था कि कहीं ऐसी आलोचना न कर दें लोग कि मैं अपना काम ही बंद करके यहाँ से भाग के फिर बनारस में चला जाऊँ। खैर नसरीन बेन ने देखा और बड़ी ही मतलब एक ऐसी आत्मीयता से देखा, और मुझे लगता है कि वो पहली किसी व्यक्ति का, किसी कलाकार का किसी एक ऐसे माध्यम को देखना जो बहुत ही अपरिचित हो और जो शिल्प का स्वरूप ले रहा हो। एक कमाल का मतलब आकर्षण उनको मेरे काम में मिला, और वही आकर्षण जो उनको मिला वही मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनी कि मैं इस शिल्प को कर सकता हूँ। और उसमें मैं एक व्यक्ति के कारण जो है बहुत ज्यादा उत्साहित हुआ। ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि बड़ौदा में मैं, और वो भी एक महान कलाकार आज के डेट में देखे, इतना महान कि जैसे उसकी तुलना तो नहीं किया जा सकता है एब्स्ट्रैक्शन के मामले में। शायद वो इतना बड़ा एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट नहीं होता कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट ईटे के स्कल्पचर को शायद कोई तजुर्बा नहीं देता। खैर मुझे प्रेरणा भी मिल गई थी, उत्साह भी मिल गया था, आशीर्वाद भी मिल गया था। मैंने धनाधन 1 महीने में 8-9 स्कल्पचर्स बना लिए,
फिर किसी तरीके से मैं दिल्ली आया। तो दिल्ली में मेरी वो पहली प्रदर्शनी थी। मेरी उम्र मात्र 24-25 वर्ष की उस समय। जैसा कि उस समय आदत था कि भाई प्रदर्शनी कर रहे हो तो हर जो अखबार होते हैं उनके दफ्तरों में दौड़ो, किसी को वहाँ पर संपादक को और जो लिखने वाले लोग हैं उनसे परिचय बढ़ाओ, उनको अपना कार्ड दो, उनसे अपना प्रार्थना करो, फिर उनको बुलाओ कि आपकी प्रदर्शनी में हाजिर हो। या अगर कोई मिलता नहीं तो उनके ऑफिस में आप कार्ड छोड़ करके चले जाइए। लेकिन यह बहुत ही आशाजनक स्थिति थी उस समय। मैं शायद नवभारत टाइम्स में, दिनमान में, स्टेट्समैन में, टाइम्स ऑफ इंडिया में और हिंदू में, तमाम अखबारों में ऑफिस में गया हूँ। मात्र एक आध लोग हमको कलाकार मिले होंगे, समीक्षक लोग। लेकिन हमारी जब प्रदर्शनी लगी तो उस समय सभी जो समीक्षक थे सभी लोग मेरी प्रदर्शनी में आए। लेकिन सभी मतलब के बीच में जब मैं पहली बार दिनमान ऑफिस में गया दरियागंज में, तो वहां पर मैंने नाम तो बहुत कुछ सुना हुआ था, क्योंकि 74-75 से दिनमान पढ़ने के लिए मतलब हर सप्ताह जो एक आदत सी बनी हुई थी कि दिनमान अगर नहीं पढ़ते हैं तो कला के बारे में उनको जानकारी कहाँ से मिलेगी। आपका दिल्ली में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, भारत के कोने में क्या हो रहा है, यह दिनमान में छपता था। मेरा संगीत का शौक था। मुझे याद है कि शायद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी संगीत पर लिखते थे। मुझे फिल्म देखने का बहुत शौक था। मुझे याद है कि विनोद भारद्वाज जी फिल्म की समीक्षा लिखते थे। प्रयाग शुक्ल का नाम तो है सुप्रसिद्ध, इसलिए भी था कि मैं कला का विद्यार्थी होने के नाते उनका और अन्य लोगों का बराबर पढ़ता रहता था। ऑफिस में मैं गया हूँ और ऑफिस भी उस समय का ऑफिस तो ऐसा लगता है कि जीवंतता थी। मतलब वो ऑफिस जैसे एक बहुत ही इसमें जीवन था, लाइफ था उस ऑफिस में। मैं गया और पूछते पूछते प्रयाग जी के चेम्बर में जब मैं गया तो मैंने अपना परिचय दिया। उन्होंने मुझे बैठाया। फिर थोड़ी देर के बाद एक कोई सज्जन आकर के चाय भी रख गए बिना बोले, एक गिलास का पानी भी रख गए। मैं पीता रहा। फिर बताया कि मेरी प्रदर्शनी लग रही है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसमें पढ़ें। और बात बात में उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए तो मैं थोड़ा मतलब मेरी आदत रही है थोड़ा हंस देना या मुस्कुरा देना। और डर भी लगता था कि लोग इसको कोई अन्यथा न लें, लेकिन आदत से मजबूर था। तो थोड़ा देर के बाद जब मैं निकल गया तो बहुत साल के बाद एक आध दो बार प्रयाग जी ने प्रसंग दोहराया था कि यार मदन लाल जी जब आप चले गए तो उसके बाद सर्वेश्वर जी मेरे से पूछने कि भाई ये कौन लड़का आया था, कहाँ का था जो बड़ा हंसमुख और बड़ा हंस हंस करके आपके साथ जैसे लगता था आपका कोई दोस्त था, यंग है। कहाँ आप 40 साल के, कहाँ 25 साल का, क्या चक्कर है। तो बड़ा प्रयाग जी बोले नहीं उसकी प्रदर्शनी लगने वाली है, चलिए आप भी देखिए। तो मेरी प्रदर्शनी कुछ अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू हुई और मुझे जिस दिन प्रदर्शनी शुरू हुई है उसी दिन मेरी प्रदर्शनी में पहला प्रवेश जो है सौभाग्य से, बड़े ही मैं गर्व से कहता हूँ कि हुसैन साहब का पदार्पण। उन्होंने देखा और मतलब एक टक खड़ा होकर के वो ईंट के शिल्प को जो जमीन पर पसरे हुए थे, बिसरे हुए थे, बस पड़ा हुआ था, वो देखते रह गए। और उन्होंने एक चीज बोला, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं चुपचाप उनको प्रणाम किया और कुछ मैं पूछ नहीं सकता था, इतना महान कलाकार से मेरी हिम्मत भी नहीं थी। उसी के थोड़ी देर के बाद प्रयाग जी आए सर्वेश्वर जी के साथ में। फिर तो मुझे मतलब 15 दिन की प्रदर्शनी में मैं समझता हूँ कि प्रयाग जी के साथ साथ जितने भी लोग हैं, इवन विनोद जी, दिनमान के लोग आए और कोई भी ऐसा आर्किटेक्ट जिन्होंने उसकी चर्चा न किया हो। श्री केशव मलिक जी, श्री कृष्ण चैतन्य जी, कैसे कृष्णन जी, इवन और भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है।
उसके बाद उस प्रदर्शनी को देखने के लिए सोचिए कि शंकर चौधरी साहब, स्वामीनाथन जी, हिम्मत साहब, किशन खन्ना और पूरा दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के लोग, नाम मैं गिनाऊं तो मुझे शायद सबका नाम तो याद है, मेरी स्मृति में है, लेकिन उस प्रदर्शनी की प्रशंसा ने मेरे अंदर एक ऐसा साहस भर दिया कि सड़क से उठाई गई कोई भी सामग्री को भी एक अद्वितीय कलाकृति के रूप में तैयार किया जा सकता है। जैसा कि समीक्षकों ने भी कहा था, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, अपने दिमाग से, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने इसकी प्रशंसा किया, भूर भूर प्रशंसा किया। 24-25 साल के एक कलाकार के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। प्रयाग जी दूसरे दिन ही एक फोटोग्राफर भेजे दिनमान से, उसने मेरा फोटो खींचा, मेरे शिल्पों का फोटो खींचा। कई लोग आकर के, जतिन भाई आए थे, कितना फोटो उसका खींच करके गए, जतिन दास जी। एक सतीश गुप्ता जी आए थे उस प्रदर्शनी में, वो देख करके बोले कि मदन लाल जी ये इसका दाम क्या है? हमने कहा ईंटें ये जो सड़क पे पड़ी हुई, इनका क्या दाम हो सकता है? वैसे मैं सोचता हूँ कि 100 रुपया 150 रुपये इसका दाम होता है। बोले यार इसमें से एक काम तो मुझे अभी तुरंत आप दे दो, मैंने तक प्रदर्शनी जब खत्म हो जाएगी तो ले जाइएगा। 100 रुपए में पहली बार मेरी एक कलाकृति सतीश गुप्ता ने खरीदी थी। वरिष्ठ कलाकार हैं अभी वो, दिल्ली में हैं भी, और मैं समझता हूँ कि अब इससे ज्यादा क्या मैं बोलूं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि दूसरे दिन से लगातार प्रतिदिन प्रयाग जी का मेरी प्रदर्शनी में आना शुरू हो गया। अब उनके वजह से उनके जो मित्र लोग होते थे, अमिताभ दास हैं, मंजीत भाई हैं, युवा लोग हैं, बहुत सारे लोग भी आते रहे, बैठ करके त्रिवेणी के कैंटीन में चाय पीना, बातचीत होना। फिर अचानक एक दिन प्रयाग जी ने बोला कि मदन जी चलिए आपको मैं अपने घर ले चलता हूँ। मैं बड़ा आश्चर्य किया और ताज्जुब भी हुआ कि मतलब ये तो एक बहुत अच्छी बात है। उसके पहले मैं प्रोफेसर शंकर चौधरी को बहुत ही नजदीक से, बड़ा बहुत ही आत्मीयता से उन्हें जानता था। मैं मात्र उससे दिल्ली में जाता था तो उनके घर पे ही रुकता था, और या तो ललित कला अकादमी के गेस्ट हाउस में रुकता था। तो प्रयाग जी अपने घर ले गए। ग्रेटर कैलाश के ऊपर जो है एक शायद वो गैरेज था, उसी के ऊपर तीसरी मंजिल पे 2 कमरे का छोटा फ्लैट था। वहां पर मैं गया, ज्योति भाभी मिली, उनकी बेटी दोनों वर्षिता और अंकिता, वो दोनों बच्चे, और वो मेरी कला प्रदर्शनी के बारे में इतना सुन चुके थे। तो मैंने देखा कि एक कलाकृति से एक आदर भाव जो कलाकार को मिलता है वह भी कितना मूल्यवान होता है। यह भी एक मतलब अद्भुत लगता है। और प्रयाग जी ने जिस आत्मीयता के साथ में उस पर जो टिप्पणी उन्होंने दिनमान में लिखी, वो अपने आप में बिल्कुल जैसे लगता है कि उन्होंने मुझे कुछ मेरे शिल्पों में मुझे भी दिखाया, और ऐसा दिखाया कि जो मैं तो काट रहा हूँ, बना रहा हूँ, तराश रहा हूँ, लेकिन उस तराशने को, उस काटने को, उस बनाने को उन्होंने जो व्याख्या किया कि जैसे फल को काट दिया गया हो, कहीं पर इस तरह से हुआ हो, तो उसकी पूरी जो एक इतनी कठोर शिल्प के को इतना मतलब बहुत ही नाजुक रूप से और बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही सहज ढंग से जो उन्होंने व्यक्त किया था, वो सचमुच में मुझे बहुत बहुत प्रभावित किया। इवन मैं जब उन्हीं के संदर्भ में जब मैं दूसरा केशव मलिक जी का देखता हूँ, वह भी कमाल था। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था, कृष्ण चैतन्य जी ने लिखा था, फिर उसके बाद और भी लोगों का पढ़ा, सबने मतलब अद्भुत लिखा। और मेरे लिए तो ये कमाल की बात थी कि आज मैं अगर दिल्ली में कोई प्रदर्शनी करता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि उस तरह की समीक्षा जो है मेरे कामों को मुझे जो है इस तरह की संतुष्टि प्रदान करेगी। लिखते हैं आज बहुत लंबा सा लिखते हैं, लेकिन वहां से जो प्रारंभ मेरी यात्रा हुई, उसके बाद
प्रयाग जी, विनोद जी काफी नजदीक हुए हमारे। और जब भी मैं दिल्ली जाता था तो इनसे मिलता जरूर था। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे अवसर ये मिला कि प्रयाग जी का जो लिखने का जो तरीका था, समीक्षा करने का, कला के बारे में विस्तार से जाने का, वो मैं देखता था कि वो केवल दिल्ली के लोगों तक ही सीमित नहीं था। वो बड़ौदा के कलाकारों के बारे में, बॉम्बे के कलाकारों का, साउथ इंडिया के कलाकारों का, कलकत्ता के कलाकारों के बारे में, मतलब कोई भी कलाकार ऐसा कोई अछूता नहीं था जिसके बारे में दिनमान में उन्होंने उस कलाकार की चर्चा न किया। यह अपने आप में हिंदुस्तान में भारतीय कला के क्षेत्र में एक समीक्षक का इतना विशाल रूप में कला समीक्षा को पूरे देश के कलाकारों के लिए बना देना बहुत बड़ी बात बनती है। यह मुझे प्रभावित किया है। पूरी ईमानदारी से कहूं तो मतलब हम सभी को पसंद करते हैं, लेकिन एक समग्रता के रूप में देखें कि लगातार उन्होंने जो कलाकार कला पर लिखा, मतलब कहीं भी किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने। अच्छा, एक बात और भी थी, उनकी चयन करने की जो मतलब कि किसके बारे में लिखना है, किन कलाकृतियों के बारे में लिखना है, यह उनका जो है बहुत ही ज्यादा जो है चयन करता थे, वो चुनते थे। जब तक कि उनको वह चीजें छू नहीं लेती थी, उनके मन को, उनके मस्तिष्क को, उनके विचार को, उनको प्रेरणा नहीं देती थी, तब तक वो किसी के बारे में नहीं लिख सकते थे। जब मैं कभी ऐसे दिल्ली में घूमना उमना होता था, कहीं जाते आते थे, तो लोग इसकी आलोचना भी करते थे, प्रयाग जी तो सबके बारे में तो लिखते नहीं है, पता नहीं मदन लाल जी तो नहीं लगता है कि इतना इस तरह के हैं कि लिखते हैं, जबकि ये कितने यंग हैं। तो मैं मतलब इस पर क्या टिप्पणी कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि फिर मैं दूसरी प्रदर्शनी जो है 81 में फिर किया। एक 79 में ब्रिक्स का किया, 81 में मैंने फाइबर ग्लास का किया। मुझे प्रदर्शनी करने का एक नशा था, शौक था। मैं एक चीज का बड़ा मतलब स्वार्थी हूँ कि मैं अपनी प्रशंसा जो है अपनी कलाकृतियों के माध्यम से स्वयं करता हूँ। मैं अपनी कलाकृतियों का प्रशंसक नहीं ढूंढता हूँ, क्योंकि मेरी कलाकृतियां मेरी हैं, वो मेरा बच्चा है, मेरा जान है, मेरा प्राण है, मेरी आत्मा है, मैं उसे प्यार करता हूँ। तो इसलिए मैं उसे एक सुंदर सी, जब हम स्टूडियो में काम करते हैं ना, तो कोई काम इधर दिख रहा है, कोई काम उधर दिख रहा है, कहीं पर ये है, लेकिन उसे प्रदर्शित करने का मेरा शौक जो है कि किसी अच्छी सुंदर सी जगह में, जो कभी बहुत सुंदर सी बिल्डिंग हो, सुंदर सी गैलरी हो, अच्छी सी लाइट हो, सुंदर से उसके फर्श हो, सुंदर सा वातावरण हो, वहां पर मैं अपनी कलाकृतियों को देख कर रख करके देखने का बहुत बड़ा लालची था। और शायद यही था, यही कारण से आज तक मैंने अपनी लाइफ में 39 वन मैन शो में आज तक कर चुका हूँ। 6-7 वन मैन शोज मेरे जापान में हुए हैं और करीब 30-32 वन मैन शोज जो है भारत में हुए हैं। भारत में भी दिल्ली, कलकत्ता, बड़ौदा, बेंगलोर, बॉम्बे, शांति निकेतन, बनारस, कानपुर, लखनऊ, भोपाल, ऊना, न जाने इतने शहर हैं, और हर शहर में गैलरीज हैं, हर शहर में लोग हैं। उनको कलाकृतियों को दिखाने का जो मेरा शौक था, और इनके मतलब इस तरह से मेरा पूरा हुआ है। और इसमें जब मैं ये सब काम करता था, तो एक छोटा भाई होने के नाते मुझे वो एक छोटा भाई ही समझते थे, एक बंधु ही समझते थे, और बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से बातों को समझाते थे। मुझे तो याद आता है कि कभी कभी वो मुझे डांट भी देते थे। 2 दिल्ली में डांटने वाले मेरे थे। जो सबसे ज्यादा डांटने वाले व्यक्ति थे वो प्रोफेसर शंकु चौधरी थे।
और दूसरे संत ये प्रयाग शुक्ल थे। अब ये थोड़ा ना था कि उनके डांट से मैं उन्हें छोड़ के भाग जाऊंगा। ये लोग तो मुझे कई बार ऐसा लगा कि यार ये लोग कहीं मुझे सही में ये न कहने कि कभी मुझसे मत मिलना। उन्होंने ये नहीं कहा ए चले जाओ अभी बात नहीं करना मेरे से। प्रयाग जी ने ऐसा नहीं कहा। संतो का लेकिन गुस्सा हो गया, बाप रे बाप, उनका तो जो लोग उनसे जानते होंगे जानते होंगे, लेकिन जितनी मोहब्बत उन्होंने दी है शायद मेरे जीवन में और किसी से नहीं पाया है। तो ये दिल्ली से प्रयाग शुक्ल जी के साथ में और उनकी समीक्षा को देखते हुए मैं आगे बढ़ा हूं। दूसरी जब उन्होंने मेरे काम के बारे में दूसरे तरीके से जब चर्चा किया फाइबर ग्लास के बारे में, उसके बारे में बहुत खूबसूरत सा इंटरव्यू जो है विनोद भाई ने लिया है, विनोद भारद्वाज जी ने, और उसको उन्होंने आर्या किया, क्या नाम है, भोपाल से निकलती थी एक पत्रिका, उसमें उन्होंने लंबा इंटरव्यू मेरा छापा और वो मैं समझता हूँ कि विनोद जी ने तो मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लिखा था। दोनों लोगों का लिखने का तरीका एकदम अलग है। दोनों ही मतलब सोचिए कि आज अगर कला के क्षेत्र में भारत में अगर हिंदी समीक्षक के रूप में अगर कोई रूप से अगर प्रतिष्ठित माना जाएगा तो पहला नाम आता है प्रयाग शुक्ल जी का, दूसरा आता है विनोद जी का। विनोद जी ने उसके बाद कई बार हमारी प्रदर्शनी के बारे में लिखा, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, मैंने अपने बारे में चर्चा किया है, लेकिन जब मैं इनके द्वारा जो है जब ये मुझे हिम्मत भाई के स्टूडियो में ले जाते थे या हिम्मत भाई से परिचय कराने का जो मुझे मौका मिला, इन्होंने ही मेरा परिचय हिम्मत साहब से कराया। और जब मैं स्टूडियो को देखता था, हिम्मत भाई उस समय ग्रेटर कैलाश में रहते थे, ऊपर में जाके कमरे में, और उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो स्थितियां थी, वो सब एक ऐसा जीने का मतलब संदर्भ से मतलब कठिन परिस्थितियों से जुड़ा हुआ था, मतलब इस तरह का कि आप किसी भी परिस्थिति में हार तो नहीं ही मान सकते। ऐसे लोगों के साथ में कभी ये शांति भाई के बारे में बात करते थे, कभी स्वामी भाई के बारे में बहुत बात करते थे, अर्पिता जी के बारे में बात करते थे, परमजीत जी के बारे में बात करते थे, और जो है वहां पर मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में ये चर्चा नहीं करते रहे हो। लेकिन दिल्ली का तो बात करते ही थे, बड़ौदा में नागजी भाई के बारे में उनसे हाल चाल पूछते थे। तो बाद में तो वो सुब्रमण्यम साहब हुए, शेख सर हुए जो मेरे टीचर रहे हैं। अच्छा, इन लोगों के बारे में उन्होंने बराबर जो है 1980 के पहले भी लिखा था, 1980 के बाद भी लिखा, लेकिन एक थोड़ा ब्रेक हुआ हिंदुस्तान में, कला समीक्षा का एक छोटा सा युग खत्म हुआ, खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन हम बोले कि दिनमान से बहुत बड़ी जो है अगर हानि हुई तो वो है युवा कलाकारों के वर्ग को। दिनमान जो है पूरे देश में जाता था और सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और इन 3 स्टेट्स में बहुत ज्यादा ये पढ़ा जाता था। यहाँ पर विद्यार्थी कला के बहुत होते थे, हर एक के कमरे में, हर एक के जगह पर वह 1 रुपए का दिनमान जरूर मिलता था। और प्रयाग शुक्ल जी की मैंने एक बारीकी ये देखी, जब ये चर्चा करते थे, ये लिखते थे, तो उसमें जो ये लिखने का जो रस भाव है या कला का जो बोध है, वो निश्चित रूप से मैं देखता था कि वो कहां से मतलब प्रभावित हुआ है। ये वासुदेव सरल अग्रवाल जी की बात करते थे, राय कृष्ण दास जी की बात करते थे, प्रेमचंद जी की द्वारा लिखी हुई कला के बारे में कुछ विचार को बोलते थे, सच्चिदानंद जी के बारे में विचार के बारे में लिखते थे, अज्ञे जी के बारे में कुछ विचार बोलते थे, कहते थे, दिखाते थे। और सबसे और भी इंटरेस्टिंग एक बात थी इनकी कला समीक्षा में
इन्हें जो एक बंगला भाषी होने के कारण जो बंगला में जो मतलब कला का जो एक उस समय ये सोचिए, गणेश वाइन के बारे में, सोमनाथ होर के बारे में सर्वरी राय चौधरी की बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी हुई थी 77 में। उसकी बड़ी खूबसूरत सी चर्चा इन्होंने छापी थी अपने दिनमान में। मैं उस समय प्रयाग जी को नहीं जानता था, मिला भी नहीं था। और इनका जो संबंध है वो इंग्लिश के समीक्षकों के साथ में, हिंदी के समीक्षकों के साथ में, पूरे साहित्य जगत के लोगों के साथ में बहुत ही आत्मीय था, बहुत ही अच्छा था। लोग ऐसे मिलते थे जैसे एक दूसरे के पूरक हैं लोग। इतना सुंदर माहौल को मैं इनके साथ में लगातार जो है देखते रहा हूं। लेकिन जो 70s और 80s में जो मैं बात कर रहा था कि दिनमान से जो हमें क्षति मिली, क्योंकि मैं एक अध्यापक के रूप में 29 वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहा हूं। आज हमारे विद्यार्थियों के पास में कोई भी हिंदी में कला की समीक्षा, वर्तमान जो समकालीन कला चल रही है, उनको देखने के लिए नहीं मिलती है। मैं दुखी होता हूं। मेरा खुराक उस समय बहुत रिच हुआ था इन सब पत्र पत्रिकाओं को पढ़ करके। दरंजुग में छपता था, इलस्ट्रेटेड वीकली में आता था, हिंदुस्तान जो बड़ी मैगजीन थी उसमें आता था, कादम्बरी में छपता था। पता नहीं कहां का ग्रह लगा। और इसका सबसे ज्यादा भोग जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ये बिहार को हुआ। हम जान ही नहीं पाते थे कि दिल्ली में क्या हो रहा है। इतनी सोचिए कि महत्वपूर्ण प्रदर्शनी प्रणाली हमारे देश में होती थी, जो उसका महत्व था, उन सब चीजों से हम लोग बने हुए हैं। हमारी दृष्टि खुली है और उन दृष्टि को खोलने में इन कला समीक्षकों का जो कार्य है वो बहुत ही वर्णनीय है, अद्भुत है। इसे कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन आज जो हम अपने जो आने वाले दिन, आज हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, गुजरात तमाम जगह पर 10,000 कला के विद्यार्थी पढ़ते हैं। क्या सभी लोग आर्ट इंडिया मैगजीन मंगा करके पढ़ सकते हैं? मेरा तो अनुरोध है, प्रार्थना है कि आर्ट इंडिया मैगजीन उसी के समकक्ष जो है कला भारत एक मैगजीन छापना शुरू कर दे। क्या संगीता जी ये काम नहीं कर सकती हैं? अपनी तमाम तरह के फाउंडेशंस करते हैं लोग, तमाम तरह के ट्रस्ट करते हैं लोग। एक कला के हिंदी भाषी लोगों के लिए ये मेरी प्रार्थना है, कर सकते हैं। आज बिल मैगजीन दिल्ली से निकलती है, क्या वह नहीं कर सकती है? आर्ट एंड आइडिया जो है दीवान सुंदरम भाई ने शुरू किया था, गीताबेन ने शुरू किया था। इन लोगों की लिखी हुई इंग्लिश की चीजों को हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट कर करके पढ़ते थे। गीताबेन के शेख भाई इंग्लिश में लिखते हैं, गुजराती में लिखते हैं। लेकिन जब इन्होंने केजी सुब्रमण्यम के म्यूरल के बारे में, उनके शो के रेट्रोस्पेक्टिव शो के बारे में, कालिदास सम्मान के उपलक्ष्य में जो कैटलॉग लिखा था, मेरी बहुत इच्छा होती थी कि इसको कितना सुंदर उन्होंने लिखा है, कितना अच्छा बात था कि वो इंग्लिश और हिंदी में, शायद हिंदी में ही केवल छपा था, अनुवाद किया गया था, हिंदी में आया था। उसको मैं आज भी पढ़ता हूं। ऐसे ऐसे शब्द मिलते हैं जो हम लोगों को प्रेरित करती हैं। मैं अपने आप नहीं बना हूं। जैसे कहते हैं ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, इन तत्वों से हम बनते हैं। लेकिन जो विचार है, ज्ञान है, संस्कार है, जो भाव है, भावना है, जो एक ह्यूमैनिटी है, यह लोगों के सानिध्य से प्राप्त होता है, उनको पढ़ करके होता है। स्वामी विवेकानंद जी की बंगला में किताबें छपी ओरिजिनल,
सारा हिंदी में मिलता है, गांधी जी की चीजें मिलती हैं। सोचिए कि मैं मतलब बहुत खुशी हो रही है कि मैं महादेवी वर्मा जी की एक रचना की चर्चा करूं। जब मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता था, जीने की कला मेरे गुरु श्री दयावंत द्विवेदी जी ने पढ़ाया था। तो जीने की कला ने मुझे जीने की कला सिखा दिया साहब। एक ऐसा कला, तो जीवन को कैसे जिया जाता है, जीवन को कैसे देखा जाता है। और उसी के बाद 12वीं करने के बाद जब मैं विश्वविद्यालय में आया, तो कला में मुझे जीवन दिखाई दिया। कला अपने आप में प्राण है, जिसे देखने के लिए ना मैं रात दिन जैसे लगता है कि तड़पता हूँ। जब तक कला न करूं, कला के बारे में पढ़ूं नहीं, कला के बारे में सोचूं नहीं, कला को देखूं नहीं, कैसे मैं जी सकता हूं। जीवन का आधार ही कला है, और इसमें इन सब महान लोगों का जो योगदान है, कभी भूला नहीं जा सकता। लेकिन मेरी प्रार्थना जरूर दो लोगों से है। सबसे ज्यादा तो संगीता बेन से है कि अगर वो कहीं से उन्हें सुनाई पड़ रहा हो। इवन किरण नागर म्यूजियम से है, हमारी दोस्त हैं, प्रिय हैं। रुबीना जी से मैं कहूंगा कि कला के बारे में हिंदी में कुछ प्रयास करें, कि जो ऐसे विद्यार्थी जो हजारों की संख्या में पढ़ रहे हैं, उनके अंदर वो संस्कार नहीं बन पा रहे हैं, जो संस्कार जो है 20 साल 30 साल पहले कला में बने थे। जरूरत है। इन विद्यार्थियों के लिए मैं देखता हूं, उनको बड़ा अनपढ़ से रह जाते हैं सबसे। और दूसरा, अगर मैं आलोचना करूं, तो ये जो पीएचडी धारक लोग हैं, ये तो अच्छी किताबों को पढ़ करके, अच्छा ज्ञान लेकर के तो पीएचडी नहीं प्राप्त करते। ये तो डिग्री लेते हैं कि इनको किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में नौकरी मिल जाए। हजारों की संख्या में पीएचडी किए हुए हैं, लेकिन कोई अर्थ निकल रहा है कहीं नहीं। मैं जापान में था, जापान में मैंने अभी तक कोई ऐसी कला की, आर्ट की समीक्षात्मक मैगजीन नहीं देखी है जो इंग्लिश में हो। साफ केवल जापानीज में होती है। जापान की जो सबसे प्रमुख जो 100 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी कला की मैगजीन है, जिजित्सु शिंचो तेत्सु समथिंग लाइक दैट, जिसमें कि 2 बार मेरे आर्ट की रिव्यू छपी है, सब कुछ जापानीज में। मैं जर्मनी गया हूँ, जो कुछ भी छप रहा है सब जर्मनी में। फ्रांस के बहुत बड़े कैटलॉग में मेरा रिव्यू छपा, वो भी फ्रेंच में। भारत में इतने अच्छे समीक्षक लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं, लेकिन इनके लिए सोचने की आवश्यकता है। सबसे खुशी की बात है, प्रयाग जी की ये बहुत बड़ी चिंता रही है। प्रयाग जी इस पर बहुत हमेशा चिंतित होते थे, बराबर बातचीत करते थे। प्रयाग जी का एक जो मतलब, वो अपनी आत्मा से कला के लिए, कला समीक्षा के समर्पित थे, बेचैन रहते थे, कहां से ढूंढे, कहां से पाए। और कितना उन कलाकारों को सहयोग भी करते थे। कहीं आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ी, या कहीं पर उनकी कोई और भी जरूरत पड़ी, कहीं पर उन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत पड़ी, वह सब कुछ उन्होंने किया है। मैं उनके साथ जो है 43 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। आज मैं 68 वर्ष का हूँ, प्रयाग जी 82 वर्ष के। उनकी 82वीं वर्षगांठ पर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जब तक हैं 100 वर्ष तक ले, तब तक कला पर वो लिखते रहे। फिर मुझे याद आ रहा है, कोई बुरा नहीं मानेगा,
अक्सर जो है हिंदुस्तान हमारे यहाँ बनारस में छपता है, दैनिक जागरण छपता है, और भी कई सारे अखबार छपते हैं। मेरा एक मित्र था सुशील त्रिपाठी, हिंदुस्तान में लिखता था, कलाकार था, पत्रकार था, कला पर भी लिखता था। उसके बाद जो है कभी कुछ नहीं छपता है। कभी किसी प्रदर्शनी का उद्घाटन हो गया, किसने उद्घाटन किया, बढ़िया सा फोटो गैलरी का छाप करके उसमें डाल दिया। एक भी लाइन जो है किसी भी कलाकृति के बारे में कुछ भी सही नहीं लिखा जाता है। पता नहीं क्यों इन अखबारों में कभी कभी जो है बड़े बड़े लेखकों का, दूसरे इवन प्रयाग जी का कई सारे आर्टिकल्स जो हिंदुस्तान में छपते हैं, लेकिन जिस तरह से जनसत्ता में इन्होंने कला पर लगातार लिखा है, हिंदुस्तान में उस तरह का नहीं छपता कि इधर के लोगों को उसका फायदा मिल सके। अब इसके लिए मैं संपादक जो हिंदुस्तान के हैं शशांक जी, शेखर शशांक साहब, उनसे कहूंगा कि आप महीने में एक दिन, 2 महीने में एक बार कला पर एक बड़ी समीक्षा को छापा करें। नहीं तो प्रयाग शुक्ल जी जैसे और लोग, विनोद भारद्वाज जी जैसे और लोग कैसे हमारे देश में और बनेंगे, कैसे निकलेंगे, कैसे प्रोत्साहित होंगे। यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ा योगदान जो है जिसकी चर्चा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक महान कलाकार के साथ में अशोक भाई जी का, अशोक वाजपेयी जी का बहुत गहरा संबंध हुआ। और उन्होंने जो है रजा साहब के बारे में जो पुस्तकें लिखी, जो टिप्पणियां लिखी, जो बातें लिखी, मैंने पढ़ी हैं। आज रजा फाउंडेशन जो है उस महान कार्य को कर रहा है हिंदी के क्षेत्र में कलाकारों के लिए, साथ साथ संगीतकारों के लिए भी, कवियों के लिए भी, साहित्यकारों के लिए भी। पुराने कलाकारों के अनुवाद को भी वो छाप रहे हैं, बंगला से, इंग्लिश से, दूसरी भाषाओं से अनुवाद करके। वो सुब्रमण्यम साहब पर, शेख साहब पर, राम किंकर पर, शंको चौधरी साहब पर, रजा साहब पर, स्वामीनाथन जी पर, तमाम ऐसे कम से कम सैकड़ों कलाकार लोग होंगे जो उनकी लिस्ट में आने वाले हैं, जिनका जीवनी पूरा, उनकी एक लाइफ हिस्ट्री, पूरी जीवनी गाथा वो रजा फाउंडेशन छाप रही है। एक इतिहास रच करके हमारे अत्यंत ही प्रिय अशोक भाई जो है इतिहास रच रहे हैं। यह ईश्वर की कृपा से यह मौका मिलता है, और ऐसा सानिध्य जो है मैं समझता हूं कि बहुत लोगों को मिले। और ऐसा फिर हम जब, मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा है, और मैं समझता हूं कि अर्पण जी अगर आप और भी कुछ बातें कहें तो हम थोड़ा। जी जी, बहुत ही अच्छी बातचीत मित्रों। किस तरह से कलाकार और कला समीक्षक के बीच का एक पूरक संबंध है। दोनों एक दूसरे के लिए पूरक का काम करते हैं। और जब कलाकार कलाकृतियां बनाता है किसी भी मीडियम में, चित्रकला हो, मूर्ति कला हो या अन्य किसी माध्यम में, तो वह प्रदर्शनी लगने भर तक सीमित रह जाए यह उचित नहीं है। उस पर चर्चा हो, लोग आए, कलाकृतियों को खरीदने की बात और ले जाने की बात, पसंद करने की बात तो बाद की है। पहले लोगों को इसकी जानकारी मिले, और जो लोग जिन जगहों पर हैं
जिन भाषाओं में अपनी बात रखते हैं, जिन भाषाओं को बोलते हैं, उनमें वे समीक्षाएं छपें, अमूमन तो बेहतर हो। एक समय था जब जिन पत्रिकाओं की ओर दिनमान और अन्य पत्रिकाओं की ओर इशारा किया मदन जी ने, और उचित ही इशारा किया कि कैसे विस्तार पूर्वक वे चीजें आया करती थी। आज जब पत्र पत्रिकाएं भी इस ओर कम ध्यान दे रही हैं, ऐसे में एक शिल्पकार की यह चिंता अपनी जगह जायज है। फिर भी इन्होंने, मदन जी ने रजा फाउंडेशन की चर्चा की, अशोक वाजपेयी जी की चर्चा की और बताया कि किस तरह से तमाम कलाकारों और साहित्यकारों पर एक एक कर वहां काम हो रहे हैं। ऐसे ही और कुछ एक संस्थाएं हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं, मगर भारत में जिस तरह से कलाकारों की एक समृद्ध परंपरा है, उसको देखते हुए काफी कुछ करने की जरूरत है। और जो एक सामान्य ढंग से लोगों तक खबरों को पहुंचा देने के माध्यम है, अखबार, टीवी, रेडियो, उन सब जगहों से कला समीक्षाओं को पुनः आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मित्रों, जब हम एक शिल्पकार को सुन रहे हैं तो क्यों नहीं उसके कुछ शिल्पों को भी देखते चलें। और हमारे एक दर्शक, एक मित्र मंजूषा गांगुली जी का यह अनुरोध भी है कि मदन लाल जी के कुछ शिल्प प्रस्तुत हों तो बेहतर होगा। निश्चय ही हम सभी चाहेंगे कि वे शिल्प यहाँ पर रखे जाएं स्क्रीन पर, और उसके बारे में स्वयं शिल्पकार ही अपनी बात रखें तो उसका ज्यादा महत्व है, उसमें ज्यादा प्रामाणिकता है, और उससे शिल्पकार की अपनी यात्रा भी हमें समझ में आती है। मुझे लगता है कि कुछ देर के लिए संभवतः कनेक्शन मदन लाल जी का ओझल हो गया है। मैं एक बार संपर्क करता हूं और उसके बाद उनके शिल्पों को हम यहाँ पर रखेंगे और स्वयं उनसे ही उस यात्रा को समझेंगे। और इस बहाने, और मित्रों, इस बहाने प्रयाग शुक्ल जी की जो भूमिका है उसको भी जानेंगे और समझेंगे। मदन जी, आप पुनः जुड़ जाएं। ओहो, तो ऐसा करें कि इनके यहाँ लाइट चली गई है मित्रों, तो ऐसा करें कि मोबाइल के डाटा से, मोबाइल का जो हॉट स्पॉट होता है, मोबाइल के हॉट स्पॉट से अपने को जोड़ लें। थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लेते हैं और इसके बाद मित्रों उन शिल्पों को देखते हैं। और उन शिल्पों को लेकर काफी कुछ कहा है प्रयाग शुक्ल जी ने, उसकी भी चर्चा करेंगे। विभिन्न जगहों पर प्रयाग शुक्ल जी ने काफी कुछ लिखा है मदन लाल जी को लेकर। मैं उनमें से कुछ एक हिस्से यहां पर रखता हूं और यह प्रतीक्षा भी करता हूं कि इस बीच मदन जी आ जाएंगे तो हम स्वयं उनसे भी कुछ सुनेंगे। देखिए, एक पीस है जो प्रयाग शुक्ल जी लिखते हैं, पहले उसको सुनाता हूं। यह आर्टिकल प्रयाग शुक्ल जी ने वर्ष 2002 में, वर्ष 2002 में जनसत्ता के लिए लिखा, 2 जून 2002 को। और प्रयाग शुक्ल यहां मदन लाल जी के म्यूरल पर बात करते हैं। मैं
उसे पढ़ता हूं, प्रयाग जी के लिखे को पढ़ रहा हूं। वाराणसी के सुंदरपुर इलाके में कुशलेश नगर कॉलोनी है। विश्वविद्यालय से 2-3 किलोमीटर की ही दूरी पर इसी के नंबर 93 में रहते हैं हमारे मित्र, सुपरिचित मूर्ति शिल्पी मदन लाल और उनका परिवार, पत्नी राजश्री, बेटियां श्रद्धा और प्रज्ञा, बेटा मृदुल। ये वर्ष 2002, आज से 20 वर्ष पहले का आलेख है जो पढ़ रहा हूं। बच्चे अभी स्कूल में पढ़ने वाली उम्र के ही हैं। बड़ी बेटी श्रद्धा जरूर साल भर में कॉलेज में पहुंच जाएगी। उसे संगीत में गहरी रुचि है और वह शास्त्रीय गायन बाकायदा सीख भी रही है। मदन लाल और उनके परिवार का निवास स्थान जल्द ही एक संग्रहालय का सा दर्जा ले लेने वाला है। कारण यही है कि मकान के 520 वर्ग फुट में मदन लाल ने एक महत्वाकांक्षी म्यूरल की रचना की है जो 7 हिस्सों में है। पहला हिस्सा तो ज्यामितिक रूपाकारों की संरचना वाला है, दूसरा गंगा पर है, तीसरा पर्वत शिखों से संबंधित है, चौथा सरोवर से, पांचवें की थीम है सूर्योदय, छठवां शिव पार्वती को लेकर है और सातवां 9 रसों पर है। इस म्यूरल की रचना चुनार के गुलाही बलुआ पत्थर सैंडस्टोन से हुई और चुनार के ही पत्थर काटने वाले कारीगरों ने इसमें मदन लाल की सहायता की है। मदन लाल के अनुसार यह सितंबर 2000 से प्रारंभ होकर 10-15 संगत राशों स्टोन कटर की सहायता से 18 महीनों में पूरा हुआ है, परंतु अभी इस पर फिनिशिंग, पॉलिशिंग आदि का कार्य चल रहा है। उम्मीद है कि यह कार्य शीघ्र ही पूरा होगा। तो यह एक आलेख जो अभी हमने पढ़ा, मदन लाल जी द्वारा बनाए गए म्यूरल को लेकर, और एक बार पुनः कोशिश करता हूं कि हमारे साथ मदन जी जुड़ जाएं। जी शुक्रिया प्रफुल्ल जी। प्रफुल्ल चंद्र लिख रहे हैं, बनारस जैसी जगह में कला समीक्षकों का अभाव पर प्रकाश डालना एक हिम्मत और सराहनीय कार्य है। जी, और वो इसलिए यह प्रकाश डाल रहे हैं प्रफुल्ल जी, ताकि इस दिशा में जो कमियां हैं वो कमियां पूरी हों। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में इस ओर बढ़ें और कला के विद्यार्थियों को और कलाकारों को भी इसमें लाभ मिल सके। मैं एक बार पुनः कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं मदन जी को। मोबाइल के डाटा से जो होता है जी, आप वैसे ही जुड़िए। नाम लिखने के बाद, नाम तो लिखा हुआ आएगा, इंटर द स्टूडियो दबाइएगा, इंटर द स्टूडियो। वो नहीं दबाएंगे तो मुश्किल होगी। आप आइए, इंटर द स्टूडियो दबा करके आइए। आगे एक आध चीज और पढ़ता हूं और इस बीच उम्मीद कर रहा हूं कि देखिए उनसे जोड़ने में दिक्कत हो रही है। वे माइक और कैमरे को ऑन नहीं कर पा रहे हैं, अलाउ नहीं कर पा रहे हैं। मदन जी, माइक और कैमरे को अलाउ कीजिए, तब इंटर दबाइए स्टूडियो। हाँ, माइक और कैमरे को अलाउ करके। जी, आगे एक आध हिस्सा और पढ़ता हूं। प्रयाग शुक्ल जी का ही लिखा हुआ, और वह हिस्सा मैं ढूंढ रहा हूं कौन सा यहां पढ़ना उचित होगा। दिनमान की बात आई है तो क्यों नहीं
दिनमान का ही कोई एक आध अंश यहाँ पर पढ़ा जाए। मित्रों, यह 1979 का एक आलेख है, दिनमान में छपा हुआ, उसे सुनिए। 7 अप्रैल 1979, 1979, मदन लाल के शिल्प पर प्रयाग शुक्ल लिखते हैं। तब मदन लाल जी युवा ही थे, आज भी मन से और कर्म से युवा ही हैं। खैर, प्रयाग जी लिख रहे हैं कि त्रिवेणी गैलरी में आयोजित युवा मूर्ति शिल्पी मदन लाल की ईंट आकारों से बने मूर्ति शिल्पों की एकल प्रदर्शनी अपनी रचनात्मक ताजगी के कल्पनाशील उपयोग और आकारों की संवेदना और उनके संयोजन के उल्लेखनीय प्रयत्नों के कारण याद रहेगी। ये कुछ एक शिल्प हमें मिले भी हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन शिल्पों को यहाँ पर दिखा भी सकें। इनमें कई आकृतियां भी हैं, मनःस्थितियां भी हैं और आकारों के बीच चलने वाली एक बातचीत भी। इस बातचीत का अपना सौंदर्य और अपने मर्म है। मदन लाल की प्रदर्शनी यह भी बताती है कि विनम्र रचना सामग्री भी बहुत कुछ कह सकती है। काठ, पत्थर, धातु रूपों में तरह तरह के मुहावरेदार इस्तेमाल देखकर ऊबी आंखों में यह छोटी सी एकल प्रदर्शनी छोटे आकारों में आर्ट शिल्प जल्द ही अपनी जगह बना लेती है। एक शिल्प को छोड़कर मदन लाल ने शेष सभी शिल्पों में 2, 3, 4, 5 तक आकार आसपास संयोजित किए हैं। चिरी हुई रेखाएं, फलों सी कटी हुई ईंट फाकें, कई कोण और स्तर बनाती हुई तराशें, कई चित्तियां, कई टेक्सचर, कई आयतन जब हम इन शिल्पों में देख रहे हैं तो कई संवेदनाओं के बीच गुजर रहे हैं। परिचय, अपरिचय, तनाव, मुक्ति आदि के कई संदर्भ यहाँ हैं। तो इस तरह से कई ऐसी बातें प्रयाग शुक्ल जी ने अलग अलग वर्षों में उन पर लिखी हैं कला समीक्षक के रूप में, और हम चाह रहे थे कि मदन जी जुड़ सकें दोबारा से, मगर संभवतः दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में हम उनके कार्यों को देख लेते हैं और इसके बाद इस बातचीत को समाप्त भी करेंगे। तो ये मित्रों मदन जी के कुछ स्कल्पचर हैं जो मैं यहाँ पर रख रहा हूं। जिन ईंटों पर अभी आपने प्रयाग शुक्ल जी का लिखा हुआ सुना, ये वही ईंटें हैं। इन्हें देखें। मदन जी भी जुड़ गए हैं, अच्छा हुआ। मदन जी, हाँ, मैं इसे रोकता हूं जी। हमने काफी कुछ इस बीच आपकी कलाकृति पर लिखा हुआ पढ़ा, जो प्रयाग शुक्ल जी ने लिखा है। तमाम मित्रों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, और अब मैं चाहूंगा कि जब आप जुड़ ही गए हैं तो आप स्वयं अपने इन शिल्पों के बारे में, अपने इन कार्यों के बारे में एक एक कर बतलाएं। मैं धीरे धीरे इन चित्रों को आगे बढ़ाऊंगा। मदन जी। यह वही शिल्प है जिनके बारे में मैं प्रारंभ में चर्चा किया था। 79 में जो बड़ौदा के फाइन आर्ट्स फैकल्टी के बाहर के सड़क से और प्रांगण से इधर उधर से एकत्रित की गई ईंटें थी। आप देखेंगे कि ईंटे का जस्ट का स्वरूप भी पूरा विद्यमान है। उसमें कहीं पर थोड़ा सा काट दिया गया है, कहीं पर फाक डाल दिया गया है। मुझे खुद आश्चर्य होता है कि ये 24 साल की उम्र में एक ऐसे एब्स्ट्रैक्शन का जो आविष्कार हुआ, वह मेरे लिए आज के संदर्भ में 43 वर्ष बाद भी बहुत ही जो है महत्व रखता है। यह सिर्फ मेरा
जापान का है, जो अभी आपने ये दिखाया मुझे, जो जल वाला था। अभी आगे बढ़ाता हूँ जी। जी, आता हूँ 96 जी। में ये संगमरमर पे मैंने किया था। और हमारे जो तमाट यूनिवर्सिटी का, मैं वहाँ पर सीनियर स्टूडेंट्स था, उस ग्रेजुएट का, और बीइंग एन आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स भी, मैं वहाँ पर रिसर्च स्कॉलर था। तो ये मेरा शिल्प वहाँ पर जापान में रखी गई, और वहाँ पर लोगों ने, मतलब आप समझ सकते हैं कि जापान की ब्यूटी के साथ में मेरे शिल्प किस तरीके से निखर गए हैं। और जापान के लोगों ने इसको मतलब बहुत ही पसंद किया। और मैं भाग्यशाली हूँ कि जापान के लोगों ने मतलब मेरी कला को आज भी जो है, मुझे वो अनेकों अवसर देते हैं जापान में, कलाकृतियों को मेरे प्रदर्शित करते हैं और मतलब लगाते हैं। इस काम को तो लेकर के जापान के जो सबसे श्रेष्ठ, मतलब सबसे विद्वान कला समीक्षक थे, उन्होंने कहा कि ये तो तुमने मतलब ब्रह्मकुशी का स्ट्रक्चर बना दिया। उनका नहीं, ये मदन लाल का है। नहीं, आई नो इट्स मदन लाल, बट you have done such a very marvelous sculpture. एंड थैंक्स गॉड कि मैंने जापान में, खुशी हो रही है कि मुझे जापान से बहुत पुरस्कार मिला है। मैं शिकायत तो नहीं करूंगा, लेकिन जापान से ही मुझे पुरस्कार मिले हैं, जापान से, चाइना से, और अमेरिका से इवन। तो मैं उससे बहुत खुश हूँ। और कोई उम्मीद नहीं है मुझे और दूसरी चीज की भी नहीं। ये शिल्प मतलब शंखो चौधरी साहब को भी बहुत पसंद था। और जापान के मतलब जो सबसे प्रसिद्ध हमारे गुरु के गुरु थे, जापानीज गुरु, उन्हें ये बहुत प्रिय लगा था। ये 2 संगमरमर के 2 फीट के साइज के हैं, और ये इटालियन मार्बल में है। मैं बहुत मोहित होता हूँ इन सबको देख करके। मैंने जापान में लगभग मेरे 100 स्कल्पचर्स में जापान में अपना छोड़ करके आया हूँ, इससे भी कहीं अधिक। ये जापान के कावासाकी म्यूजियम के पार्क में लगा हुआ है, और ये लगभग 6.5 फीट हाइट में है। और ये भारतीय मतलब सैंडस्टोन में है। ये आगरा का सैंडस्टोन है, जो मुझे जापान में ही मिला था। ये बड़ा कमीशन अवार्ड में भी मिला था, उसी के मतलब संदर्भ में मैंने ये तैयार किया था। फिर जी आगे भी काफी चित्र हैं, मतलब जापान में मेरे ये स्कल्पचर बहुत ही महत्व रखता है, जिसका भी उल्लेख काफी मतलब समीक्षकों ने जापान के लिखा है कि पहली बार मैंने किसी शिल्प में जल का पदार्पण, जल को प्राप्त किया। कहते नहीं कि आपने कैसे संगमरमर में कैसे जल प्राप्त कर लिया। अगर मैं इसको दर्शन के रूप में देखूं, तो कोई भी मतलब प्रकृति की ऐसी पदार्थ नहीं है, या ऐसा कोई ठोस हो या तरल हो जिसमें एक दूसरे का सामंजस्य न हो। तो संयोग से जब मैं इस शिल्प को बना रहा था, तो उस समय इसकी ऊपर के कलियों को जब मैं डिसाइड कर रहा था, तो इसके स्पेस में जल निश्चित रूप से एकत्रित हो जाता था। तो फिर मैंने कहा कि ये तो मुझे एक नया मौका मिला है अपने जल सीरीज के कुछ शिल्पों की रचना करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि निरंतर जो है मुझे बराबर जो है नए नए प्रयोग करने के रास्ते मुझे मिलते रहे हैं। और इन सब चित्रों का जब मैं फोटोग्राफ्स प्रयाग शुक्ल जी को दिखाता था, इवन जब भारत में ला करके मैं इसकी प्रदर्शनी या इसका स्लाइड शो जैसे बड़ौदा यूनिवर्सिटी में हुआ, और अहमदाबाद में सेप्ट में हुआ, और दूसरे अन्य जगहों पर खैरागढ़ में हुआ, बनारस में हुआ, दिखाता था, तो लोग जो है बहुत ही सम्मोहित होते थे इन चीजों को। और आगे जो है ये इसके बाद जो है जलनिधि सीरीज का भी शिल्प है अर्पण जी, जिसपे कि प्रयाग जी ने बहुत बड़ी चर्चा किया है। और जलनिधि सीरीज जो मेरा 97 में शुरू हुआ, ये जापान में शिल्प तैयार हुआ था। ये भी जापानीज वातावरण में ही हुआ है। आप दिखाते चले, ये भी उन्हीं का है। जी जी जी, स्लाइड्स आगे बढ़ाते रहे, हम आगे फिर बताते हैं। जी जी, पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे चर्चा करते हैं। जी
क्योंकि हो सकता है क्रम कुछ आगे हाँ, पीछे रहे। क्या रुकेंगे। यह शिल्प जो है एक मैं मिनट, रुकता हूँ, जी मैं लोहे रुकता का। हूँ जी। हाँ, ये जो है 2003 में मैंने इस शिल्प की रचना किया था, काफी बड़ा है। और इस पे मतलब 3 शिल्प मैंने तैयार किया था, शायद आगे इसका मिल जाए, शायद आपने इसमें कैलकुलेट भी किया होगा। और इसी के साथ में एक बड़ा, काफी बड़ा साइज में मैंने लोहे का एक कुआं तैयार किया था, जो आज नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है। और इस दो लोगों का शिल्प का एक समूह था, मैं और राजेंद्र टिग्गू, दोनों लोगों का शो जो है मिसेस रेणु मोदी ने हैबिटाट सेंटर में किया था। यहाँ पर एक टिप्पणी मुझे याद आती है श्री अशोक वाजपेयी जी का, कि जब उन्होंने मेरे शिल्प को देखा तो मैं बहुत खुशी महसूस किया। उनकी टिप्पणी थी कि मदन लाल जी, आप जब भी आते हो दिल्ली तो कुछ न कुछ धमाका करके ही जाते हो। अब सोचिए कि ये श्री अशोक वाजपेयी जी 2003 में यह जो बात कहे थे, कितनी ताकत थी इस बात में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसका मतलब कि जो जो प्रदर्शनियां किया हूं मैंने, धमाका किया है। कला जगत के लिए ये तो बड़ी बात बनती है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात बनती है कि अशोक वाजपेयी जैसे लोग जो है, व्यक्ति जो है, व्यक्तित्व जो है मेरे कला का, इतना बड़ा एक छोटी सी बात को मुझे ताकत मेरे अंदर भर देता है। एक प्रसंग याद आता है, 1982 में जब भारत भवन का उद्घाटन हुआ था, तो उस समय सौभाग्य से भी मुझे भी एक अवसर मिला था उस भारत भवन के उद्घाटन के समय में श्री प्रोफेसर के जी सुब्रमण्यम की कला प्रदर्शनी के आयोजन में सहयोग करने के लिए मुझे भी एक विद्यार्थी के रूप में शेख सर ने नॉमिनेट किया था। शेख सर ने बोला था कि मदन लाल लखनऊ से कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह लाएगा, बनारस से ले आएगा, उसको हम बुलाएंगे यहाँ पर। मैं गया था, 4-5 दिन भारत भवन के उद्घाटन के अवसर पर मैं वहां पर था। और जब मैं एक रात को 2-3 बजे रात को मैं प्रदर्शनी सुब्रमण्यम साहब की हम लोग हैंग कर रहे थे, लगा रहे थे, जिसमें कि ज्योति भाई थे और शेख सर थे, सुब्रमण्यम साहब इवेंट मतलब चले गए थे, 1:30-2 बजे रात की बात थी। विवेक उस समय, ये हमारा मित्र विवेक और बहुत सारे मतलब लोग थे वहां पर, रॉबिन डेविड वगैरह भी तमाम सारे लोग थे। तो अचानक मैं पेंटिंग्स को हैंग कर रहा था, तो मेरे कंधे पर हाथ रखा एक सज्जन व्यक्ति ने, और ऐसे थपथपाया। तो मैं पीछे मुड़ के देखा, तो मैं पहली बार उनको देखा कुर्ता पैजामा में, बड़े हंसते हुए बोले, आप मुझे जानते हैं क्या? मैं सपचा गया, मैंने कहा मैं तो नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं अशोक वाजपेयी। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, मुझे बड़ी खुशी मिली। फिर मैंने अशोक भाई से पूछा कि आप मुझे कैसे जानते हैं? बोले नहीं नहीं, मैं आपकी प्रदर्शनी जो है त्रिवेणी कला संगम में देख चुका हूँ, फाइबर ग्लास की, जो अभी उस दिन 1 साल नहीं हुआ है, फिर उसी समय देखा हूँ। क्योंकि मेरी प्रदर्शनी 81 में कुछ अक्टूबर में थी, और भारत भवन का उद्घाटन 82 फरवरी 13 को था। तो 5-6 महीने की बात थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बोले कि अच्छा लगा था। तो तब से मैं अशोक भाई को जानता हूँ। और यहाँ पर एक प्रसंग मैं निश्चित रूप से यहाँ रखना चाहूंगा कि भारत भवन मेरे लिए इतना बड़ा प्रेरणा का एक जगह बना कि आज मैंने राम छापा शिल्प न्यास वाराणसी में तैयार किया है, माँ गंगा के तट, जहां पर समकालीन कला का एक बड़ा संग्रहालय तैयार हुआ है। और उसके अंदर एक बहुत 2400 स्क्वायर फीट में शंखो चौधरी साहब की गैलरी है। उस गैलरी में इतना महान कलाकार शंखो चौधरी, और उनसे बड़ा तो मैं सोचता हूँ कि उनके परिवार के लोग महान, 150 कलाकृतियां संगमरमर में, ब्रोंज में, फाइबर में, प्लास्टर में, छोटे छोटे मैकेट, 150 कलाकृतियां, 75 स्केचेस, ड्राइंग्स उस म्यूजियम के लिए उन्होंने एज ए डोनेशन जो है लीज पर रखा हुआ है। ऐसा उदाहरण
क्या आपको कहीं और मिल सकता है कि एक महान कलाकार जिसकी कलाकृतियों का मूल्य जो है आज के डेट में करोड़ों करोड़ों का है, कोई एक कलाकार परिवार जो है इस तरह से कैसे समर्पित कर सकता है? यह समर्पण तो मैं शंखो चौधरी और शंखो चौधरी के परिवार से प्राप्त किया हूँ। सोचिए मैंने कौन सा ऐसा पुराने जमाने का पुण्य किया था जो ऐसे लोगों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। अशोक वाजपेयी जी ने, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपका भारत भवन नहीं होता तो मैं शायद ये राम छापर शिल्प न्यास की कल्पना नहीं कर पाता। अशोक भाई मुस्कुरा देते हैं, कुछ बोलते नहीं। मैं जब वहां पर गंगूबाई हंगल का संगीत सुन रहा था 14 फरवरी की शाम को, वहां बिस्मिल्लाह खां साहब का शहनाई था, गंगूबाई हंगल जी का गायन था, और झील के किनारे भारत भवन के प्रांगण में बैठ करके 1982 में मैं ये संगीत सुन रहा था तो मेरे अंदर से ही मेरी आत्मा कह रही थी कि काश भारत के हर शहरों में एक भारत भवन होता। जैसा कि उद्घाटन समारोह में मिसेस इंदिरा गांधी ने इस बात को कहा था कि ऐसा भारत भवन पूरे देश में अगर हो तो क्या बात है। आज शायद मिसेस इंदिरा गांधी का यह सपना जो है देश का बहुत 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 अधूरा रह गया। मैं अशोक भाई को बोलता था, आपके साथ मिसेस इंदिरा गांधी, मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह और आप स्वयं और आपका टीम, बाप रे बाप, महान लोग, स्वामीनाथन, विवेकानंद, कुमार गंधर्व, कौन कौन लोग नहीं थे आपके साथ। आप सबने इसको कितने मतलब रात दिन करके, स्वामी भाई कैसे सूखी रोटी खा रहे हैं और रात दिन जगे हुए, कैसे उनके पास इतनी ताकत थी। एक मतलब मैंने तो गांधी को नहीं देखा था, लेकिन स्वामी नाथन में मैंने गांधी को वहां देखा कि अपने देश के लिए कुछ करने के लिए जो आदमी, मैं तो कहता हूं कि मैं तो शायद एक छोटा सा तब परिश्रम लगा के राम छापर शिल्प बना लिया हूं, लेकिन खुशी, बहुत खुशी है इस बात का। मेरे साथ कुछ भी नहीं है, जीवन का जो कुछ भी है, मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा एक, मुझे ईश्वर ने ये अवसर दिया है कि मैं अपना जीवन का अगर अपने आप को बेच करके भी अगर कुछ कर सकूं तो इससे बड़ा सौभाग्य का और क्या हो सकता है। आज राम छापर शिल्प न्यास बन गया है। इसमें जो है शंखो चौधरी की सबसे प्रमुख कलाकृतियों का संकलन है, देश विदेश के कलाकारों की कलाकृतियों का संकलन है। ये करीब 12,000 इंटरनल स्पेस है 5 तल के उस बिल्डिंग में, जहां पर कलाकृतियों को संकलित किया जाएगा। एक बहुत बड़ा प्रांगण है जहां पर संगीत का कार्यक्रम होता है। फिर अशोक भाई का मतलब यहाँ पर चर्चा, कारण कि मैंने उनसे कहा कि अशोक भाई, माँ गंगा के तट पे प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान चंद्रमा का उदय होता है। मेरी इच्छा है कि वहां पर आप संगीत पूर्णिमा का एक कार्यक्रम में मेरा सहयोग दे दें। अशोक जी ने कहा मदन जी हो जाएगा, और उन्होंने सहर्ष जो है 6 महीने तक जो है हमारा उस गंगा के तट पर संगीत पूर्णिमा का आयोजन किया। उसके बाद जो है मैं लगातार उसको करता रहा। ये तो कोरोना आ गया, ये 2 साल से बंद है, लेकिन पुनः जो है पूरी उम्मीद है कि अगला 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन पुनः संगीत पूर्णिमा शुरू होगा। मैं जरूर चाहूंगा कि जो लोग भी सुन रहे हो, देख रहे हो, हमारे इस राम छापर शिल्प न्यास में निश्चित रूप से पधारे और माँ गंगा के तट पर एक बार सचमुच में नदी का क्या सौंदर्य है, प्रकृति का क्या सौंदर्य है, और उसके साथ में अपने इस जीवन के सौंदर्य को भी ढूंढे। शुक्रिया मदन लाल जी, अच्छी बातचीत रही। और चलते चलते कुछ और शिल्पों को देख लेते हैं, फिर इस बातचीत को विराम देते हैं जी।
ये कुछ एक शिल्प और हैं, इस पे चर्चा करके ये बातचीत को जलनिधि विराम। सीरीज का है, जिसकी बहुत अच्छी राइटर प्रयाग जी ने लिखी है। प्रयाग जी एक बार बोले कि मदन जी, आपके बारे में तो मैंने इतना लिख दिया है कि पूरी एक किताब बन जाएगी। हमने कहा मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात होगी। और निश्चित रूप से प्रयाग जी ने मुझे मतलब एक बहुत ज्यादा मेरे बारे में, मतलब बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे, लेकिन एक एक भारतीय मतलब परिप्रेक्ष्य में अगर किसी ने मेरे बारे में, मेरे कला के बारे में अगर बहुत ज्यादा संख्या में मतलब बहुत चर्चा किया है, तो श्री प्रयाग शुक्ल जी ने किया है। और इसका मैं हृदय से एक ऐसा धन्यवाद दूंगा कि जिनके कारण मैं रहता हूं कि इन लोगों को जीवन जो है मुझे बनाने में बहुत बड़ा कार्य किया है। संजोग से प्रयाग शुक्ल जी मेरे राम छापर शिल्प न्यास के आजीवन न्यासी हैं। प्रोफेसर शंको चौधरी ने इनके नाम का अनुमोदन किया था कि प्रयाग जी को हम लोग शिल्प न्यास में रखेंगे। शंको चौधरी साहब इसके हमारे राम छापर शिल्प न्यास के प्रथम अध्यक्ष थे। केजी सुब्रमण्यम साहब जो है हमारे इसके परामर्शदाता थे। नाथजी भाई पटेल, हिम्मत शाह, सरवरी राय चौधरी, जापान के हमारे गुरु मित्र लोग इसके आजीवन न्यासी और सदस्य। ये जलनिधि सीरीज का एक काम जो है रेणु मोदी ने बड़ी ही सहृदयता से अपनी गैलरी में 97 में किया था। आज भी रेणु मोदी जो है, मैं एक बात निश्चित रूप से यहाँ उल्लेख करूंगा कि हिंदुस्तान में अगर किसी प्रमुख रूप से किसी गैलरी में इस कल्चर को लेकर के बहुत प्रमुखता से प्रमोट किया, तो उस प्रमोशन में मेरा सहयोग जो भी बन सका है एकेडमिक रूप से भी और प्रोफेशनली भी मैंने रेणु जी को प्रदान किया है। स्कल्पचर 95 मैंने क्यूरेट किया था। मेरे सहयोगी में श्री प्रयाग जी जो है इसके एडिटोरियल क्यूरेटर थे। और मैं 2006 में पुनः जो है रेणु मोदी के लिए एक ब्रोंज स्कल्पचर करके पूरी ललित कला की गैलरी में एक शो को क्यूरेट किया था। और मैं समझता हूँ कि अभी तक इतनी बड़ी प्रदर्शनी जो है दिल्ली में किसी गैलरी ने पूरे देश के चुने चुने महत्वपूर्ण मूर्तिकारों को लेकर के नहीं किया है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में रेणु जी पुनः एक बार इस पर उठाएं। मैं तो नहीं क्यूरेट करूंगा, लेकिन और भी क्यूरेट करने वाले ऐसी कि जो अविस्मरणीय रहे आज भी लोगों के लिए, वह बहुत ही उस पर ध्यान जाता है ऐसी परिस्थिति। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया मदन लाल जी। एक महत्वपूर्ण चर्चा संभव हुई और तमाम शिल्पों पर आपने बात की और कला समीक्षा को लेकर जिस तरह का आज का माहौल कमोबेश एक उदासीन सा माहौल है, उस पर भी बात की और कैसे पूर्व में दिनमान के समय में कला समीक्षा का जो अपना एक उत्कर्ष था, वह बात भी आपने की। और इससे हमें यह बात भी समझ में आ रही है कि आज भी कला समीक्षा के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। देश में प्रमुख कला समीक्षक हैं, अगर उन्हें विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कुछ अधिक प्रमुखता से जगह मिले, तो आज के जो विद्यार्थी हैं, आज के जो लोग इन क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ऐसी पहल महत्वपूर्ण होगी। हम उम्मीद करते हैं कि निश्चय ही कला समीक्षा का जो दायरा है आज की तारीख में, वह और बढ़ेगा और तमाम लोग, नए लेखक भी इस फील्ड में आएंगे और कला और साहित्य के बीच के जो अंतर संबंध हैं, उस पर यह चर्चा जो है और परिचर्चा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से भी होती रहेगी, ताकि एक जो किसी भी कला को लेकर कोई कलाकार अपनी कला को लेकर जो सोचता है कि लोगों तक पहुंचे, एक बड़े जन समुदाय तक उसकी कला जाए, उसकी खबरें जाएं, वह सब संभव हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इस बहाने से यह चर्चा संभव हुई। धन्यवाद।
तमाम धन्यवाद। मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। शुक्रिया।